नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्थिक करंट अफेयर्स जून और जुलाई मंथ 2023 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब जो है केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। इसके अंतर्गत सेविंग स्कीम के अंदर जॉइंट खाता अगर है तो उसको सिंगल अकाउंट में बदल सकते हैं और सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में बदल सकते हैं। तो प्रवासी भारतीय एनआरआई ये भी अब डाकघर की बचत योजनाओं के अंदर निवेशक की तरफ से नॉमिनी बन सकते हैं। तो एनआरआई को भी अब नॉमिनी बनाया जा सकता है। सिंगल अकाउंट में खोले गए खातों को जॉइंट अकाउंट में बदल सकते हैं और जॉइंट खातों को सिंगल अकाउंट में बदल सकते हैं। खाता धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो संयुक्त खाते को एकल खाते में बदल सकते हैं। छोटी योजनाओं में ब्याज दरों की बात करें तो वर्तमान में जो प्रचलित ब्याज दरें हैं, सेविंग डिपॉजिट पर है 0.4%, इसके बाद में 4% है, इसके बाद में टाइम डिपॉजिट पर है 6.9%, इसके बाद में टाइम डिपॉजिट अगर 3 साल के लिए करते हो तो 7% है, टाइम डिपॉजिट 5 साल के लिए करते हैं तो 7.5% है, रेकरिंग डिपॉजिट 5 साल के लिए करते हैं तो जो दर है वो है 6.5%। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंदर जो दर है वो है 8.3%। मासिक आय योजना के अंतर्गत जो दर है वो है 7.4%। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंतर्गत जो ब्याज की दर है वो है 7.7%। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ के अंदर पैसे जमा कराते हो तो 7.1% ब्याज मिलता है। किसान विकास पत्र इसके अंतर्गत 7.5% की ब्याज दर है। सुकन्या समृद्धि योजना इसके अंदर रेट है 8% की। तो सबसे ज़्यादा जो ब्याज दर है वो किसके अंदर है? वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंदर है। दूसरे नंबर पर किसमें है? सुकन्या समृद्धि योजना में। एनआरआई और छोटी बचत योजनाओं से संबंधित बात करें तो छोटी बचत योजनाओं के अंदर निवेश नहीं कर सकते एनआरआई जो भी होगा, लेकिन नॉमिनी बनाने के लिए सरकार ने इनको मंजूरी दी है। निवेशकों को शर्तों का पालन करना होगा और पैसे का उपयोग भारत के अंदर ही करना होगा, इसके अंदर ये शर्त रखी गई है। खातों में नाम बदलने के लिए आरबीआई के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। ठीक है, तो अगर नाबालिग के नाम से बचत खाता खोलने के लिए उम्र का प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। अगर नाबालिग खाता खोलना है तो फ़ोटो जमा कराने की जगह अभिभावक की जो अपडेटेड फ़ोटो है वो जमा करानी होगी। तो इस तरीके से सेविंग खातों के अंदर जो है छोटी छोटी योजनाओं के लिए जो बचत खाते हैं उनके लिए सरकार ने बदलाव किए हैं। नेक्स्ट है गरीबी के अंदर गिरावट आई है देश के अंदर, और नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 ये जारी किया है। और इसके अनुसार देश के अंदर 4 वर्षों के अंदर कितनी गरीबी घटी है? 9.89% लोग, मतलब 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर आए हैं। 2015-16 के अंदर भारत में गरीब थे 24.85% गरीब थे, और 2019-20 में घटकर कितने रह गए? ये रह गए 14.96%। बिहार में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है 18.13% की, लेकिन अभी भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा 34% लोग गरीब है। मध्य प्रदेश में गरीबी की बात करें तो 15.94% गरीब है। यूपी के अंदर है 14.75%, उड़ीसा के अंदर है 13.65% और राजस्थान का डाटा है 13.56%। तो देश की बात करें तो देश में गरीबी अभी हाल फिलहाल में गरीबी की बात करें तो देश में गरीबी है 14.96% और राजस्थान में गरीबी कितनी है? 13.56%। गाँव में गरीबी सबसे ज़्यादा है, 3 गुना गरीब है देश के अंदर। तो गांव में गरीबी घटी है 35.59 से लेके 19.28% तक घटी है, और शहरों के अंदर गरीबी थी 8.65% और अब गरीबी रह गई है 5.27%। तो ज़्यादा गरीबी कहाँ पर है? गाँव के अंदर 3 गुना अधिक गरीबी है गाँव में। सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो कहाँ पर है? बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर पोषण की बात करें तो सबसे 42.20% ऐसे लोग हैं जिनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा लोग जिनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है वो कहाँ के हैं? बिहार के हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 12 मानकों के आधार पर निकाला जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कितने मानकों के आधार पर निकाला जाता है? इसके अंदर सेहत है, शिक्षा है और जीवन स्तर है। तो इससे संबंधित जो है, जैसे सेहत के अंदर पोषण आ गया, बाल मृत्यु दर आ गई, मातृ स्वास्थ्य आ गया, शिक्षा के अंदर स्कूल के सार और अटेंडेंस आ गई, जीवन स्तर के अंदर
ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, घर, संपत्ति और बैंक खाते। तो इन मानकों के आधार पर ये दिया जाता है MPI। और इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा गरीब इसके अनुसार कौन है? बिहार। बिहार के अंदर गरीबी कितनी है? 18 बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब है अभी भी 34% लोग। शिक्षा की MPI के अनुपात में तीव्र कमी वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा कमी आई है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कमी आई है, उसके बाद में बिहार में, फिर मध्य प्रदेश में, उड़ीसा और राजस्थान के अंदर। शिक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 10.91% आबादी ऐसी है जहां 13 से 14 साल की उम्र के बच्चे ने स्कूल जाना ही शुरू नहीं किया। इसके बाद में है सबसे ज़्यादा ये शिक्षा में पिछड़ा हुआ है कौन? यूपी में 10.91% लोग हैं जिन्होंने 13 से 14 साल की उम्र के हैं जो स्कूल नहीं गए हैं, जिन्होंने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया। बिहार के अंदर ऐसे लोग हैं 10.61%, झारखंड में है 8.45%, MP में है 6.76%, ठीक है, और गुजरात के अंदर है 5.06%। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा में पिछड़ा हुआ राज्य कौन सा है? यूपी है। सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य में पिछड़ा हुआ राज्य कौन सा है? बिहार है। स्वास्थ्य की बात करें तो देश के अंदर मृत्यु दर सबसे ज़्यादा देश की शिशु मृत्यु दर है 2.06% और सर्वाधिक मृत्यु दर है बिहार की। तो इस तरीके से स्वास्थ्य के मामले के अंदर भी बिहार पिछड़ा हुआ है। केरल में 16% आबादी पोषण से वंचित है। देश के अंदर 31.52% आबादी जो है पोषण से दूर है। देश की बात करें तो 31.52% आबादी है। देश के अंदर 19:17 जो महिलाएं हैं प्रसव स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती है। तो ये डाटा है 19.17। देश के अंदर 19.17 जो महिलाएं हैं वो प्रसव स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि घरेलू भारतीय वित्त बैंक जो 1 जुलाई 2023 को देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया। तो सबसे बड़ा बैंक चौथा है ये, तो ये हो गया HDFC प्राइवेट बैंक। ये मर्जर हुआ है अभी आवास वित्त कंपनी HDFC लिमिटेड का निजी क्षेत्र के HDFC बैंक के साथ। तो HDFC बैंक और वित्त कंपनी है HDFC लिमिटेड, इन दोनों का जैसे ही मर्जर हुआ तो इसी के साथ ही चौथा सबसे बड़ा जो है बैंक बन गया HDFC प्राइवेट बैंक। विलय के बाद कोई घरेलू भारतीय कंपनी पहली बार दुनिया के सबसे बड़े 10 बैंकों की सूची के अंदर शामिल हुई है। तो दुनिया का ध्यान रखना है, ये दुनिया का चौथा बैंक बना है HDFC बैंक, और भारतीय कंपनी ये पहली है जो दुनिया के सबसे टॉप 10 बैंकों की सूची के अंदर शामिल हुई है। सूची के अंदर HDFC बैंक चौथे स्थान पर है और ये किसके अनुसार है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के आधार पे। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन से क्रमांक की टॉप अर्थव्यवस्था हुई है? तो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है इंडिया की। इंडिया से ऊपर है अमेरिका, इसके बाद चीन है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है। ये फर्स्ट 4 अर्थव्यवस्थाएं हैं। और इसके बाद में है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कितने की है? तो 3.75 ट्रिलियन की है GDP, ठीक है। इस तरीके से भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2023-24 की बात करें तो भारत की GDP ग्रोथ कितनी है? 7.2% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। RBI की 2023-24 की द्विमासिक मौद्रिक नीति आई है 8 जून 2023 को। इसके अंदर रेपो रेट के 6.5% पर बरकरार रखा गया है। तो रेपो रेट 6.5% है। GDP ग्रोथ का अनुमान है 7.2%। सभी बैंकों को रुपे फॉरेक्स कार्ड जारी करने की भी इजाज़त दे दी गई है। इससे क्या होगा? ग्लोबल मार्केट के अंदर रुपे कार्ड के अंदर तेजी आएगी। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ रुपये के अंदर व्यापार शुरू किया है? तो भारत ये 19वां देश है जिसके साथ में भारत ने रुपये के साथ व्यापार करना शुरू किया है। इससे पहले 18 देश थे। तो बांग्लादेश है ये देश। बांग्लादेश के साथ अब हम करेंगे रुपये के अंदर व्यापार। बांग्लादेश से आयातित माल के लिए व्यापारिक भुगतान केवल निर्यात राशि पर होगा और निर्यातित वस्तुओं का भुगतान जो है किस पर होगा? अमेरिकी डॉलर में। आयातित वस्तुओं का भुगतान होगा किसमें? रुपये के अंदर, और निर्यातित वस्तुओं का होगा अमेरिकी डॉलर में। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साथी है दक्षिण एशिया के अंदर। RBI ने 18 देशों को रुपये में लेन देन की अनुमति दी जिसमें शामिल है जर्मनी, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, यूक्रेन, म्यांमार और ओमान। तो इनके साथ 18 देश ऐसे हैं, इनको मिला दे तो ठीक है। इन सहित जैसे जर्मनी हुआ, रूस के साथ भी हम रुपये में करेंगे, सिंगापुर के साथ करेंगे, श्रीलंका के साथ करेंगे,
इसके साथ में यूक्रेन, म्यांमार और ओमान, इनके साथ हम किस में व्यापार करेंगे? रुपये के अंदर। बांग्लादेश 19वां देश है। नेक्स्ट है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट आई है अभी 11 जुलाई 2023 को, और ये जारी की है UNDP ने। इस रिपोर्ट में पिछले 15 वर्षों में भारत में गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या है 2005-06 से, कितने वर्षों की बात हो रही है इसमें? 15 वर्षों की। और MPI में कितने सालों का डाटा था? 4 सालों का डाटा, 2015-16 से लेके 2018-19 तक का डाटा था। 2005-06 से लेके 19-21 के बीच में 41.5 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर निकले हैं। इस दौरान गरीबी जो है 55% से घटकर कितनी रह गई है? 16.4%। भारत के अलावा 25 देशों ने अपने गरीबी मानकों में सुधार किया है। तो ये कौन सी रिपोर्ट है? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट। जारीकर्ता कौन है? UNDP। नेक्स्ट है GST परिषद की अभी 50वीं बैठक हुई है। इसकी अध्यक्षता की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो कि इस प्रकार से है। सिनेमा घरों के अंदर खाने पीने की चीज़ों पर जो 18% टैक्स लगाया जाता है उसको घटाकर कितना परसेंट कर दिया? 5% कर दिया। GST की दवाएं, इनको कैंसर की दवाओं को GST मुक्त कर दिया। ऑनलाइन गेमिंग को 28% के टैक्स के दायरे में ले आए, मतलब 28% का टैक्स लगाया जाएगा जो भी ऑनलाइन गेमिंग है उसके अंदर। निजी ऑपरेटर की सैटेलाइट लॉन्च सर्विस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। निजी ऑपरेटर अगर सैटेलाइट लॉन्च सर्विस देता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। GST ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है इसी के साथ। इसके अंदर इसका उद्देश्य क्या है? व्यापारिक विवादों का समाधान करना। तो इसलिए GST ट्रिब्यूनल की स्थापना भी 50वीं जो बैठक हुई है अभी GST परिषद की उसमें की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।